हेलो स्टूडेंट, तो हम आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर मोशन का। देखिएगा, अगर मैं सिंपल सी बात करूं हमसे मोशन चैप्टर की, तो मैं सिंपल सा आपसे बोलूँगा कि मोशन अगर हम बात करें तो मोशन क्या है। अगर ये फिजिक्स की जो ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स, वहाँ से हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो हमने मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ मोशन, अगर मोशन का डिस्कशन किया जा रहा है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, किस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोशन या मूवमेंट की जहाँ डिस्कशन आ रहा होगा वहाँ किसके अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं आपसे बोलूँ, पहला पार्ट होगा हमारा स्टैटिक, दूसरा होगा हमारे पास काइनेमेटिक्स, और थर्ड पार्ट होता है हमारा क्या, डायनामिक्स। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं अब स्टैटिक में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में होगा। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होगा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों ब्रांच के अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। ठीक है, मोशन का डिस्कशन विदाउट कॉज, मतलब अगर मैं सिंपल सा बोलूँ आपसे, तो हम मोशन का स्टडी करेंगे, मोशन को पढ़ेंगे, पर हम वहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इसका मोशन क्यों हुआ, किसी कारण हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे। जबकि यही बात की जाए कि साथ के साथ हम रीजन की बात करेंगे, हम मोशन तो हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का, पर साथ के साथ उसका रीज़न क्या है, उसका मूवमेंट क्यों हुआ, उस पर फोर्स कैसे लगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, उन सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर पढ़ा जाता है, डायनेमिक्स के अंदर। तो देखिए, हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर मैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बोलूँ तो मैं बात करूँगा कि रेस्ट और स्टैटिक और काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट का डिस्कशन होगा हमारा, ये तो कहाँ तक चलेगा हमारा, ये चलेगा हमारा मोशन पूरे चैप्टर के अंदर, जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पर हमारा क्या होगा, ये पार्ट, और इसमें साथ के साथ क्या जुड़ जाएगी, डायनामिक्स, मतलब वहाँ पर हम रीजन का भी स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई है यहाँ तक? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, तो हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका रीजन क्या होगा। तो मैं अगर आपसे सिंपल सा बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि सर उसका मोशन होना या रेस्ट में रहना, ये किसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं हम उसकी पोजीशन। ठीक है, अगर पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन कैसे डिफाइन होगी, कि अगर ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं बात करता हूँ रेस्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या है उसकी पोजीशन, नॉट चेंज। पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू और फिक्स्ड पॉइंट। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लिया मैंने जहाँ से मैं सारा मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो क्या कहलाएगा हमारा, रेस्ट में कहलाएगा। मतलब अगर मैं मोशन की बात करूँ तो आप क्या कहेंगे, सेम कहेंगे सर, पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। अरे यहाँ से आपको बात समझ में आ गई कि सर ये सब कुछ डिसाइड हो रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि अगर वो फिक्स्ड पॉइंट चेंज हो रहा है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में रहेगा। तो मैं अगर सिंपल सा बोलूँ आपसे, तो ये हमारा रेस्ट में होना या मोशन में होना, ये क्या है, हमारी एक रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, रिलेटिव टर्म बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव टर्म। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में या मोशन में होना क्या है, उसकी डिपेंड करेगा उसकी रिलेटिव टर्म से। बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है इन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ जो फिक्स्ड पॉइंट की बात की जा रही है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा हमारा, ये फिक्स्ड पॉइंट बोलो, या इसे हम बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा आपके सामने, कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट पाथ बनाया, इस पर एक पॉइंट ओ बनाया हुआ है, और एक पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, मान लीजिए एक पर्सन है, वो किसी एक पॉइंट ए पर खड़ा हुआ था। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लीजिए ये पर्सन पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करता है। तब जब ये पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है, या मैं यहाँ पर अभी जो इसकी डिस्टेंस है पॉइंट ए से, जो इसकी पोजीशन है,
वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो पक्का है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो जिस पॉइंट से मेजरमेंट किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है, जिसको हम बता रहे हैं कौन सा है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो हम सारा मेजरमेंट किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट। वहां से मेजरमेंट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि मान लीजिए आपके सामने मैंने ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाई है, और पहले ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए पर था और बाद में किसी पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो उसके मेजरमेंट सारा कहाँ से कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से उसकी जो पोजीशन है पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई, तो उसका टाइम के साथ सारा मेजरमेंट करा तो उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है हमें कैसे पता लगा, सर हमने देखा उसकी लेंथ जो थी किसी एक फिक्स पॉइंट से वो चेंज होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमने क्या बोला कि ये जो पॉइंट कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन है हमारा ये किसी तरह काम करेगा एज अ रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसके लिए एक छोटी सी टर्म पढ़नी होती है हमें, क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप यूँ समझिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का मास है, ठीक है, बट उसकी डायमेंशन हम उसे डायमेंशन लेस लेके चल रहे हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन विच हैज नो डायमेंशन बट पजेस मास। मतलब मैं सिंपल सा बोलूं, ऑब्जेक्ट has no dimension, ठीक है, नो डायमेंशन बट possess मास। बात समझ में आ रही है आपको सभी को में? मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका खुद का मास है पर हम उसको डायमेंशन लेस लेके चल रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी क्यों लेके चलना पड़ रहा है कि जैसे कोई भी मेजरमेंट करना होगा हमें, तो जब हमारी डिस्टेंस वेरी लार्ज होती है तो हम जब ऑब्जेक्ट हमारा ले रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक कार ली है और इस कार का मूवमेंट करा रहा हूँ मैं, तो आप जानते हैं इसका जब मूवमेंट करा रहे होंगे तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। अगर मैं बात करूँ अभी यहीं की मेजरमेंट करें तो देखो यहाँ से यहाँ की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ अलग आ रही है। तो ऐसे टाइम पर हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। तो जब हम लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, किसका, लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट को हमने कैसे ट्रीट कर लिया, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को मेरी। अब जो भी मेजरमेंट होगा वो इस फिक्स पॉइंट मतलब पॉइंट मास ले लिया, तो सर उसका मास तो वही है जितना पहले था। बात समझ में आ रही है। बस उसकी डायमेंशन अब क्या हो गई हमारे पास, उसकी डायमेंशन लेस कर दिया हमने उसे, अब उसका ज़्यादा मेजरमेंट हम कर लेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स बताई मैंने आपको। सबसे पहले मैंने डिस्कशन किया जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन जो रेस्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है उसका हम क्या है, ये रिलेटिव टर्म है। सर ये कैसे बात कर रहे हैं, हम किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब वो एक फिक्स पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आपने ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखा है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो ट्रेन के सामने आपकी बर्थ पर कोई पर्सन बैठा है, तो आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहते हैं। जबकि वहीं आप जब ट्रेन के अंदर से जब विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन है और अगर आपकी ट्रेन मूव कर गई है तो पर्सन आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो पर्सन की पोजीशन चेंज हो रही है। या सिंपल सा यूँ बोला जाए, जो प्लेटफॉर्म पे पर्सन खड़ा हुआ था उसके लिए आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ रही है। उसके प्लेटफॉर्म पे जब वहाँ से वो अपने आप को रेफरेंस मान के जब आपको देख रहा है तो वो क्या देखता है कि उसकी पोजीशन, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे तो देखो मैं आपसे सिंपल सा बोलूँ, टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन किस किस अकॉर्डिंग हो सकता है। देखो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे सिंपल जनरली बात करूँ तो आप बोलेंगे सर अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन कहलाता है। हमारा कैसा कहलाता है, लीनियर मोशन। तो अगर लीनियर मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, और रेक्टिलिनियर मोशन, इस नाम से भी हम इसे बोलते हैं। और क्या हो सकता है इसके अलावा, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट का अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सर्कुलर
मोशन कहलाएगा। सेम ऐसे कैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है तो वो मोशन क्या कहलाता है हमारा, रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है। रोटेशन मोशन आप जानते हैं। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देखो, सर्कुलर मोशन के लिए तो क्या है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रोटेशन मोशन, तो आपसे सिंपल सा जैसे मैं बात करता हूँ कि अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लें, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ली, उस स्ट्रिंग से एक मास को बाउंड किया और मैं उसको यहाँ पर इस तरह से मूव करा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल भी हो जाएगा और आपका रोटेशन का भी हो जाएगा। इसको रोटेट कर रहे हैं हम, तो ये जो एम मास है आपका ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। या आप सिंपल घर पे आपने फैन वगैरह देखे होंगे तो फैन रोटेट कर रहा है, तो उसका वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, हमारे रोटेशन मोशन का। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर रोटेशन मोशन कहलाया जाएगा। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो वो कर्वीलीनियर मोशन। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, कर्वीलीनियर का एक एग्जांपल क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है कि कर्व था, जैसे मान लीजिए किसी इस पाथ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये जो इस कर्व पर मूव कर रहा है इसका कर्वीलीनियर मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसके अलावा रोटेशन हो गया, सर्कुलर, इस तरह से और रैंडम मोशन ले सकते हैं हम। रैंडम मोशन के अंदर क्या आ जाएगा, रैंडम मोशन के अंदर आप बोलेंगे सर किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूव करना, जैसे मॉस्किटो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है सर, उसका मोशन क्या कहलाएगा, हमारा रैंडम मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को। यहाँ तक बात समझ में, ये तो देखो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं बात करूँगा आपसे आगे, तो टाइप्स ऑफ मोशन को हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो हम क्या कहते हैं सर, हम बोलते हैं तो 1D मोशन होता है, और हम बोलेंगे सर हमारे पास 2D मोशन होता है, और एक होता है हमारे पास 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर डी का मतलब क्या है, डायमेंशन। अब 1D मोशन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 1D मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। किसी एक पॉइंट ए से बी पर जा रहा है तो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो ये मोशन क्या कहलाएगा, हमारा 1D मोशन। वहीं अगर मैं बात करूँ, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर किसी मान लीजिए XY प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से बी पॉइंट पर जा रहा होगा तो मैं सिंपल सा बोलूँ, अगर वो किसी कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, किसी कर्व्ड पाथ की, स्ट्रेट पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह बात कर रहा हूँ मैं, किसी कर्व्ड पाथ की तरह मूव करके जा रहा होगा तो उसके XY कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होंगे, इसलिए वो मोशन क्या कहलाएगा, हमारा 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो इस तरह के जो मोशन थे उनके ऊपर डिस्कशन किया। अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, और हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर 2 और टाइप पढ़ते हैं हम। कौन सा, एक तो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और एक पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बताओ मुझे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइमिंग के अंदर, तो उस तरह के जो मोशंस होते हैं हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर की होगी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ आपसे कि इक्वल डिस्टेंस कवर की है उसने, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस रही होगी इक्वल इन इक्वल एंड अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस कवर अनइक्वल रही है इन इक्वल टाइम के अंदर, तब तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और जब उसकी इक्वल डिस्टेंस कवर करिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो इस तरह से हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन। देखो इनका डिस्कशन हम आगे ढंग से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस हमें आइडिया होना चाहिए मोशन तो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आप सभी को। अब देखो इसके आगे
हमें जो डिस्कशन करना है फर्स्ट पार्ट वो क्या है, सबसे पहले हमें बेसिक कुछ पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो मैं आपसे बात करता हूँ कि हम बात कर रहे हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये थोड़ा इस टॉपिक से नहीं रिलेटेड है, पर मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया देना है ताकि आप क्वेश्चंस को जब मैं आगे डिस्कशन करूंगा उसमें आपको पता लग जाए। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैं बात करूं आपसे फिजिक्स के अंदर आप क्या क्या नाम सुनते हैं, मास हो गया, ठीक है, आपने सुन लिया जैसे वेट हो गया, और आपने फोर्स सुना है, आपने मोमेंट, जैसे अभी आगे आप सुनेंगे इन सभी नामों को, जैसे आपने सबने पढ़ा होगा, डिस्टेंस नाम सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट सुना है, स्पीड सुना है, वेलोसिटी आपने सुना हुआ होगा। तो ये सभी क्वांटिटी इस तरह से, एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया, और बताइए। तो जैसे आपसे मैं बोलूँगा तो आप बताएंगे सर पावर होती है, और क्या होता है सर, हमने प्रेशर पढ़ा है, और टेम्परेचर पढ़ा है, सर हमने वॉल्यूम पढ़ा है, एरिया पढ़ा है। ये सारी क्वांटिटी ऐसे कई सारे आएंगे। मैं अभी कुछ पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इनका पता होना जरूरी है, जैसे करंट हुई, ठीक है, और इसके अलावा कई एग्जांपल्स होंगे हमारे पास, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आएंगी। इस तरह से कई सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। अभी सब फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बात समझ में आ रही है, हमारी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज थी, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। किस किस में डिवाइड किया, एक तो हमने सर इसको स्केलर क्वांटिटी में डिवाइड किया, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। तो जब हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हमें आगे समझना है। तो देखो, मैं सिंपल सा आपसे बोलूं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, रिप्रेजेंटेड स्केलर क्वांटिटी, तो आप ही याद रखिएगा कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैं सिंपल सा बोलूँ आपको, यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट के पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, क्या है उसका मैग्नीट्यूड, और ओनली मैग्नीट्यूड है उसके पास। बात समझ में आ रही है ना, ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट। आपके ऑब्जेक्ट के पास ओनली मैग्नीट्यूड है तो वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, स्केलर। पर जो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनके पास उनकी डायरेक्शन हो, मतलब जिनको डायरेक्शन भी साथ में रिप्रेजेंट करनी होती है, उन क्वांटिटी को बोलते हैं हम कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट का आपको मास गिवन है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट का मास है, एक पार्टिकल का मास है, मान लीजिए मैंने दिया आपको 50 kg। अब देखो, ये चीज़ जो पढ़ रहे हैं आपके, जैसे मैंने आपसे बोला मास 50 kg, तो सर हम इसके थ्रू पता लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 50 kg, या मैं लिख देता इसकी जगह यहाँ पर मान लीजिए 7 kg। तो आप जानते हैं 7 और 50 में कौन बड़ा है, सर 50 बड़ा है 7 से। तो ये 50 हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, उस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसकी कितना है, वो किस तरह से हम उसको बताएंगे कि ज़्यादा है या कम है, तो वो उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करता है उसका क्या, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है। और ये जो साथ में रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी यूनिट। यूनिट के थ्रू पता लग रहा है कि भाई हम मास की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता 50 मीटर तो आप समझ जाते हैं अपने आप ये सर लेंथ की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर मास नहीं होगा, ये गलत लिखा है आपने। बात समझ में आ रही है। तो ये जो यूनिट है इसके थ्रू हम क्वांटिटी का पता लगाते हैं। अब ये क्वांटिटी में आपने देखा मैंने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, क्योंकि आपको खुद जानते हैं कि हमें सर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये बताना है कि इसका मास इतना है इस डायरेक्शन में, तो हम गलत बोल रहे हैं सर। हमें याद है कि इस तरह से डायरेक्शन नहीं बताई जाती है। तो मास है, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई मेरे पास, ये जो मास है हमारी, ये एक स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, और किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने लिखा फोर्स अप्लाइड, कितना दे रखा है मैंने आपको, दे रखा है, मान लीजिए मैंने दे रखा है आपको 20 न्यूटन। अगर आपसे 20 न्यूटन बोला, अब आपका दिमाग चलेगा कि सर मान लीजिए मैंने आपको, देखो ये पर्सन दे रखा है और इस पर्सन को मैं कुछ धक्का देना है। बात समझ में आ रही है। इस पर धक्का लगाया जा रहा है, तो इस पर जो पुल किया जा रहा है, इसे पुश किया जा रहा है, तो
किस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं हम, हमें नहीं पता सर, तो हमें आपको बताना होगा सर किस डायरेक्शन में। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 20 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन, तो आप कहेंगे सर इसको एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, मतलब मेरे को इसको इस डायरेक्शन मूव कराना होगा। बात समझ में आ रही है। वहीं अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को इसको इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये कौन सी है हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये कौन सी है नेगेटिव एक्स, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कराना था, तो मैंने क्या लिख दिया 20 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। वहीं अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर, इसका नाम दे दिया मैंने F1 और उसको दे रहा हूँ F2, और F2 फोर्स लगाया, मान लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर 40 न्यूटन इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो आप समझ गए सर मुझे इस ऑब्जेक्ट को किधर फोर्स लगाना होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब मेरा जो फोर्स लग रहा होगा F2 वो तो इधर लग रहा है सर, और अगर बात करें F1 फोर्स की तो वो लग रहा है X1 डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताना जरूरी था, इसलिए जो हमारी फोर्स थी ये कौन सी क्वांटिटी की लगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई है आपको। तो इस तरह से हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कशन किया है, जो हमको बेसिक याद रखना है। बात समझ में आ रही है। हालांकि आप इनको डेप्थ में आगे के चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। मैं तो कुछ क्वांटिटीज बता रहा हूँ आपको, जो सिंपल सा अभी याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो अभी हमारे चैप्टर्स में काम आएगी, जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ स्केलर क्वांटिटी आपका, जैसे हम बात करें सबसे पहले डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आप जानते हैं कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी, हमारी वेक्टर। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, उन चीज़ों का डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे। बात समझ में आ रही है। और जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे स्पीड है आपकी, तो स्पीड कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। सेम इसके से आपसे मैं अगर बोलता हूँ एक्सेलरेशन है, वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इन सभी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे भी आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ वेट हम पढ़ेंगे, तो वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स ही तो है वेक्टर की, अर्थ कितने फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये हो गया। इसके अलावा मैं जैसे आपसे बात करूँ कि कई छोटी छोटी क्वांटिटी, जैसे वर्क पढ़ेंगे अपन अभी आगे। वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर हो गई, हीट हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सबको किस में काउंट करेंगे हम, स्केलर क्वांटिटीज में। तो इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए अभी कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को यहाँ तक मेरी। तो इस तरह से हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को। ठीक है।